हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी वॉलेट। एनसीईआरटी कंप्यूटर फाउंडेशन में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। अभी तक अपन छोटे छोटे दो टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें पहले टॉपिक का नाम था कंप्यूटर का इतिहास एवं कंप्यूटर का परिचय और दूसरे टॉपिक का नाम था कंप्यूटर की पीढ़ियां। कंप्यूटर की पीढ़ियों में पिछली क्लास में मैंने आपको 5 पीढ़ी बताई थी। पांचों पीढ़ियों में कौन कौन सी लैंग्वेजेस का प्रयोग हुआ और पांचों पीढ़ियों में निम्न में से किन किन का प्रयोग हुआ, किन डिवाइस का प्रयोग हुआ या किस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग हुआ, ये मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो दो टॉपिक मैं कंप्लीट कर चुका हूं और तीसरा आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया हूं ना, उसका नाम है कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, वर्किंग प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर। तो ये जो टॉपिक है ना सर, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, वर्किंग प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर, इसमें किन किन चीजों का अपन अध्ययन करेंगे? तो इसमें जो मुख्य रूप से अपन अध्ययन करेंगे ना सर, वो करेंगे सीपीयू का। वो लोग किनका करेंगे? सीपीयू का। सीपीयू का मतलब आप लोग सब जानते हो क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसमें मुख्य रूप से सीपीयू का अध्ययन करेंगे। इसी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को अपन ने क्या कहा था? सीपीयू। और इस सीपीयू के 3 भाग होते हैं साहब। एक तो होता है एएलयू, इस सीपीयू का जो दूसरा भाग है वो होता है सीयू, और इस सीपीयू का जो तीसरा भाग है ना, ये होता है एमयू। तो इन तीनों के बारे में और प्लस सीपीयू के बारे में टोटल ये टॉपिक अपने को 4 बातों के बारे में अध्ययन करवाएगा। ठीक है, तो शुरू कर रहा हूं मैं टॉपिक के साथ। आपने इस टॉपिक की, ये टॉपिक जब भी आप शुरू करो ना, मैं पहले भी बता दूं, तो आप लोग मेरी जो पीडीएफ है ना, पीडीएफ उसका प्रिंट आउट निकाल कर आप अपने सामने रखा करो। ठीक है ना, प्रिंट आउट निकाल कर आप अपने सामने रखा करो, ताकि आप लोगों के ऑफलाइन फीलिंग आए, आप लोगों की क्लास में सजीवता आए। ठीक है ना, तो आप लोग पेन और मेरी जो पीडीएफ है वो प्लस मेरा वीडियो, तीनों आप एक साथ लेके बैठा करो, ताकि आपकी पूरी की पूरी कंसेप्ट बढ़िया तरीके से कवर होगी। समझ में आ गई बातचीत आप? ठीक है ना, इसलिए पीडीएफ को जरूरी है पास में लेकर बैठना। जो भी मैं लाइन बोलूं उसको साथ साथ टिक मार करते जाना आप लोग। ऐसा लगेगा कि हाँ वाकई में अपन ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। तो शुरू कर रहा हूं मैं टॉपिक को। कंप्यूटर के कार्य करने की प्रणाली अर्थात कार्य संपादन प्रणाली का विस्तारित रूप किस प्रकार से होता है? तो इस कंप्यूटर की कार्य प्रणाली की या कार्य संपादन प्रणाली के टोटल 5 स्टेप बताए जाते हैं। कितने स्टेप बताए जाते हैं? 5 स्टेप बताए जाते हैं। इसका जो पहला स्टेप है ना, वो होता है डेटा को इनपुट करना। बोल के बताओ, डेटा को क्या करना? इनपुट करना। दूसरा जो स्टेप होता है ना, वो होता है डेटा को इनपुट करने के बाद में डेटा को प्रोसेस करना। तो प्रोसेस करने की प्रक्रिया कहलाती है प्रोसेसिंग। क्या कहलाती है? प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के बाद में जो तीसरा इसका जो चरण होता है, वो होता है प्रोसेसिंग के बाद में आउटपुट। और आउटपुट के बाद में जो चौथा चौथा चरण होता है इनपुट प्रोसेसिंग। इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, और आउटपुट के बाद में उसको स्टोर करना होता है, उसको रखना होता है। और 5वें नंबर पर जो चरण होता है ना सर, वो होता है इनको सबको कंट्रोल करना। तो टोटल मुझे बताओ, इसके टोटल कितने स्टेप हैं? टोटल इसके 5 स्टेप हैं। तो यहां से क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जामिनर ने बनाया है वो मैं पहले आपको बता देता हूं। सबसे पहले है इनपुट, ठीक है साहब। उसके बाद में क्या है? प्रोसेस। उसके बाद में है आउटपुट। उसके बाद में है स्टोरेज। और उसके बाद में है कंट्रोल। तो क्वेश्चन क्या पूछा था एग्जाम में, पहले मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन ये पूछा था कि कंप्यूटर के कार्य करने की प्रणाली का निम्न में से कौन सा सही क्रम है? तो उसने ऐसे, ये तो अपना सही है, लेकिन उसने जैसे मान लो प्रोसेस को पहले लिख दिया, आउटपुट को एक ऑप्शन में पहले लिख दिया, इनपुट को यहां पर ले आए, कंट्रोल को वहां पर ले गए। ऐसे इन्होंने बाकी के जो 3 ऑप्शन है ना, वो बिगाड़ रखे थे। तो बताओ, कंप्यूटर में डेटा संपादित करने के टोटल कितने चरण हैं? 5। बोल के बताओ कितने चरण हैं? 5। पहला कौन सा? इनपुट। बोलो, इनपुट। दूसरा कौन सा? प्रोसेस। तीसरा कौन सा? बोलो, आउटपुट। चौथा कौन सा? स्टोरेज। और पांचवा कौन सा? कंट्रोल। तो दोबारा बताओ, पहला कौन? इनपुट। दूसरा प्रोसेस। तीसरा आउटपुट। चौथा स्टोरेज। और पांचवा कौन सा है? कंट्रोल। ये ध्यान रखना। थोड़ी सी चीजें एक एक दो लाइन अपन इनके बारे में देख लेते हैं। इनपुट का मतलब क्या होता है? तो इनपुट का मतलब क्या होता है? यूजर। यूजर का मतलब उपयोगकर्ता। ये यूजर हर जगह शब्द काम आएगा, ध्यान रखना। तो यूजर का मतलब अपन ही होते हैं, जो अपन यूज करते हैं। जैसे आप लोग मोबाइल यूज कर रहे हो, तो वर्तमान में आप लोग मोबाइल के यूजर हो। तो यूजर द्वारा कंप्यूटर को दिए गए डेटा एवं जो निर्देश होते हैं ना, वो तो कहलाते हैं इनपुट। यूजर द्वारा कंप्यूटर को दिए गए डेटा एवं निर्देशों को क्या कहेंगे? अपन इनपुट कहेंगे। प्रोसेस की मतलब क्या होती है? तो इनपुट जो किया गया है ना, डेटा को
इनपुट किए गए डेटा पर की गई क्रियाविधि। क्रियाविधि का मतलब क्या है? जो भी इनपुट किए गए डेटा है ना, उन पर जो कंप्यूटर द्वारा जो कार्य किया जाता है, बोलो भी क्या किया जाता है? कंप्यूटर द्वारा जो कार्य किया जाता है ना, उस कार्य करने की प्रक्रिया को अपन ने क्या कह दिया? प्रोसेस कर दिया। उसके बाद में है आउटपुट। तो आउटपुट का मतलब क्या है? तो प्रोसेस के पश्चात कंप्यूटर द्वारा यूजर को जो परिणाम प्राप्त होता है ना, परिणाम का मतलब होता है यहां पर रिजल्ट। बोलो भाई, परिणाम का मतलब यहां पर क्या है? रिजल्ट। तो जो रिजल्ट प्राप्त होता है ना, उसी को इस कंप्यूटर लैंग्वेज में क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। तो देखो, डेटा एवं निर्देशों को यूजर द्वारा डेटा एवं निर्देशों को देना क्या कहलाता है? इनपुट कहलाता है। इनपुट पर जो कार्य होता है उनको क्या बोला जाता है? प्रोसेस बोला जाता है। और प्रोसेस के पश्चात जो रिजल्ट होता है, उस रिजल्ट को क्या बोला जाता है? आउटपुट बोला जाता है। ठीक है ना भाई? आपने मेरे को कोई कार्य दिया तो वो इनपुट हो गया, मैंने उसको कार्य को किया तो वो प्रोसेसिंग हो गई, और कार्य करने के बाद में मैंने आपको वापस वो चीज लौटाई तो वो आपका आउटपुट, वो मेरा आउटपुट हो गया। तीन ही तो चरण होते हैं। आगे देखो, चौथा जो चरण है ना दोस्तों, वो होता है स्टोरेज। तो प्रोसेस पश्चात मिले आउटपुट को कंप्यूटर में सेव करना। ठीक है ना? तो जो सेव करने की जो बातें हैं ना, उन्हीं को अपन क्या कहते हैं? स्टोरेज। अपने पास में रखना उन चीजों को। और चौथी जो चीज है वो है कंट्रोल करना। तो कंट्रोल का मतलब इन चीजों में जो भी गड़बड़ होगी ना, उन सबको नियंत्रित करना, यानी इनपुट से स्टोरेज तक। देखो, इनपुट से लेकर कहां तक? स्टोरेज तक। इनपुट से लेकर कहां तक? स्टोरेज तक पूरी प्रक्रिया को नियंत्रित एवं तालमेल करना क्या कहलाता है? कंट्रोल करना कहलाता है। बोलो, क्या कहलाता है? कंट्रोल। तो मुझे बताओ, कंप्यूटर के कार्य करने की प्रणाली के कितने स्टेप होते हैं? 5। पहला तो इनपुट, दूसरा प्रोसेस, तीसरा आउटपुट, चौथा स्टोरेज, और पांचवा कंट्रोल। डेटा एवं निर्देशों को यूजर को देना क्या कहलाएगा? इनपुट। यूजर ने जो डेटा दिए हैं उन पर जो कार्य होगा वो कार्य क्या कहलाएगा? प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के बाद में जो कंप्यूटर वापस देगा रिजल्ट के तौर पर, वो क्या है? आउटपुट है। और आउटपुट के बाद में जो भी कंप्यूटर उसको सेव करता है ना, वो सेव क्या है? स्टोरेज है। और इनपुट से लेकर, देखो, इनपुट से लेकर स्टोरेज तक जो भी तालमेल बिठाना होता है ना, वो क्या कहलाता है? कंट्रोल करना कहलाता है। तो कितने चरण मैंने आपको बता दिए हैं? 5। पांचों के कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं? एक तो ये क्वेश्चन पूछा गया है क्रम वाला, और एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कंप्यूटर की कार्य प्रणाली में नियंत्रण का मतलब कंट्रोल का संबंध निम्न में से किससे है? तो कंट्रोल का संबंध किससे है? दोबारा से बता देता हूं, इनपुट से लेकर स्टोरेज तक जो पूरी प्रक्रिया में जो नियंत्रण है ना, वही क्या कहलाता है? कंट्रोल कहलाता है। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात है क्या? चलते हैं आगे। आगे देखो साहब, डेटा प्रोसेसिंग सीरीज। तो ध्यान रखना, डेटा उसके तो जो है ना कार्य करने की प्रक्रिया के तो टोटल 5 स्टेप होते हैं, और डेटा के प्रोसेसिंग का मतलब कौन सा चरण? समझना बात को इधर। प्रोसेसिंग का मतलब कौन सा चरण? ये दूसरा चरण। तो इस दूसरे चरण के कितने स्टेप होते हैं? 4 स्टेप, जो मैं आपको अभी बता रहा हूं। दोबारा से देख लेना, कार्य करने की प्रणाली के कितने स्टेप हैं? 5। और ये जो प्रोसेस है ना, जो सेकंड स्टेप है, उसके वापस से कितने चरण अपने को याद करने हैं? 4, क्योंकि दोनों के दोनों एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखते हैं कौन से होते हैं वो, देखते हैं कौन से होते हैं। ये देखो, डेटा प्रोसेसिंग सीरीज, ठीक है ना? तो डेटा प्रोसेसिंग सीरीज के कितने स्टेप होते हैं? 4। तो डेटा प्रोसेसिंग सीरीज के 4 स्टेप होते हैं, और ये चारों स्टेप ध्यान रखना, ये चारों स्टेप ध्यान रखना, पटवार में पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपका पटवार में पूछा गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला तो क्या है? डेटा, दूसरा क्या है? इंफॉर्मेशन, तीसरा क्या है? नॉलेज, और चौथा क्या है? विस्डम। बताओ, पहला क्या है? डेटा, दूसरा क्या है? इंफॉर्मेशन, तीसरा क्या है? नॉलेज, और चौथा क्या है? विस्डम। उधर वाले कितने थे? 5। फिर प्रोसेसिंग में कितने हैं? 4। वो इंपॉर्टेंट है। डेटा का मतलब क्या होता है? कोई भी न्यूज होती है ना, न्यूज, उसका जो रॉ मटेरियल होता है ना, रॉ मटेरियल का मतलब होता है कच्चा सामान। उसी रॉ मटेरियल को क्या बोलते हैं? डेटा बोलते हैं। बोलो, उसी रॉ मटेरियल को क्या बोलते हैं? डेटा बोलते हैं।
और इस रॉ मटेरियल से जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है ना, इंपॉर्टेंट जो चीजें होती हैं वो कहलाती हैं इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन से अपन क्या ग्रहण करते हैं, नॉलेज। और नॉलेज के बाद की जो स्टेप आती है ना, नॉलेज के बाद की जो स्टेप होती है वही क्या कहलाती है, विजडम कहलाती है। तो डेटा प्रोसेसिंग सीरीज के टोटल कितने स्टेप हैं, 4 स्टेप हैं। पहला बताओ कौन सा है, डेटा, दूसरा इंफॉर्मेशन, फिर नॉलेज और फिर विजडम। तो टोटल कितने स्टेप हैं इसके, 4। अब देखो कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, कैसे कंप्यूटर कार्य करता है, वर्किंग प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर। तो कैसे कार्य करता है, सबसे पहले इनपुट दिया जाता है, आप सबको मालूम है, मैंने बता दिया। इनपुट देने के लिए इनपुट यूनिट का प्रयोग होता है, इनपुट इकाइयों का प्रयोग होता है। इनपुट इकाइयां बहुत होती हैं जो मैं आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइस वाले टॉपिक में क्लियर कराऊंगा। लेकिन यहां पर है ना, यहां पर 2 इकाइयां प्रमुख होती हैं, एक तो कीबोर्ड और एक माउस। तो प्रमुख या मेन इनपुट डिवाइस कितनी है, 2, एक तो कीबोर्ड और एक माउस। प्रोसेसिंग, बस यही इंपॉर्टेंट है, यही सीखेंगे पूरे चैप्टर में। प्रोसेसिंग में सीपीयू, प्रोसेसिंग में जो मेन हिस्सा लेता है ना वो कौन लेता है, सीपीयू। और सीपीयू के कितने पार्ट हैं, टोटल 3 पार्ट हैं। एक तो होता है एएलयू, एएलयू का मतलब क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, गणितीय गणनाओं को संपन्न करेगा। कैसे करेगा डिटेल में बताएंगे। सीयू का मतलब क्या है, कंट्रोल यूनिट। और यहां पर एमयू, तो एमयू का मतलब क्या है, तो यहां पर मेरे दोस्तों एमयू का मतलब है मेमोरी यूनिट। बोलो यहां पर एमयू का मतलब क्या है, मेमोरी यूनिट। तो मुझे बताओ एएलयू सॉरी सीपीयू के टोटल कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट का क्या नाम है, एएलयू, दूसरे पार्ट का क्या नाम है, सीयू, और तीसरे पार्ट का नाम है एमयू। ये मैंने आपको जब चैप्टर शुरू किया था तभी मैंने आपको बता दिया था। ये प्रोसेसिंग होगी और फिर ये आउटपुट हो गया। और आउटपुट डिवाइस प्रमुख कितनी है, बहुत सारी होती हैं, 4-5 पढ़ाऊंगा आउटपुट और इनपुट डिवाइस में, लेकिन यहां पर 2 हैं, मॉनिटर और प्रिंटर। समझने के लिए मैंने आपको लिख दिया है यहां पर, ठीक है। तो दोबारा बताओ, डेटा प्रोसेसिंग सीरीज के कितने स्टेप हैं, 4। बोलो कितने स्टेप हैं, 4। बोलो पहला कौन, डेटा, फिर इंफॉर्मेशन, फिर नॉलेज और फिर विजडम। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली के कितने स्टेप हैं, 4। पहला इनपुट, फिर प्रोसेसिंग और फिर आउटपुट। प्रोसेसिंग मुख्य रूप से कौन करेगा, सीपीयू। सीपीयू के टोटल कितने पार्ट हैं, बोलो 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 बोलो, सीपीयू के टोटल कितने पार्ट हैं, 3। पहला कौन, एएलयू, दूसरा सीयू और तीसरा कौन सा, एमयू। यहां तक मामला सेट हुआ कि नहीं हुआ। अब एक एक का अपन अध्ययन करेंगे। सबसे पहले सीपीयू के बारे में जानेंगे। ये रहा आपका सीपीयू। क्या कहता है सीपीयू, जरा ध्यान से देखना, क्या कहता है सीपीयू, जरा ध्यान से देखना। सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का मतलब क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क और कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क और कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहेंगे अपन, सीपीयू को। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछे ना कि बैकबोन ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना, बैकबोन ऑफ कंप्यूटर, बैकबोन ऑफ कंप्यूटर। अगर बैकबोन ऑफ कंप्यूटर की अगर आपसे बात करें तब आप लोग सीपीयू मत पढ़ देना, तब आप लोग करना मदरबोर्ड। बोलो भी कौन सा बोर्ड, मदरबोर्ड। तो मुझे बताओ बैकबोन ऑफ कंप्यूटर के नाम से कौन जाना जाता है, मदरबोर्ड। यानी कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी तो कहलाती है मदरबोर्ड, और कंप्यूटर का दिमाग या कंप्यूटर का जो ब्रेन है ना ये कहलाता है सीपीयू। इन दोनों में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है, गलत नहीं होना चाहिए। आगे देखो, सीपीयू के निर्देशों का एग्जीक्यूशन, ये एक क्वेश्चन आया हुआ है। सीपीयू के निर्देशों का जो एग्जीक्यूशन है ना ये एमआईपीएस कहलाता है। सीपीयू जो भी कार्य करेगा ना, उनका जो निर्देशों का जो एग्जीक्यूशन है, किस प्रकार से कार्य करेगा, वही किस प्रकार से कार्य क्या कहलाएगा, एमआईपीएस कहलाएगा। एमआईपीएस का मतलब क्या है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। अर्थात यह 1 सेकंड में कई मिलियन इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करता है। अर्थात यह 1 सेकंड में कई मिलियंस निर्देशों को पूर्ण करता है। और इसके 1 सेकंड में कई मिलियंस निर्देशों को पूर्ण करने की प्रक्रिया ही कहलाती है एमआईपीएस। क्या कहलाती है, एमआईपीएस। इसी कारण यह विभिन्न निर्देशों को क्रियान्वित बहुत कम समय में कर देता है, बहुत कम समय में कर देता है। यहां का क्वेश्चन कैसे आया हुआ है मैं आपको बाद में बता दूंगा कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। कंप्यूटर सिस्टम में सभी ऑपरेशन सीपीयू में ही होते हैं, बिल्कुल सही बात है। कंप्यूटर सिस्टम में सभी ऑपरेशन किन में होते हैं, सीपीयू में ही होते हैं।
सीपीयू के नियंत्रण में ही प्रोग्राम एवं डेटा मेमोरी में स्टोरेज होते हैं। यह भी बात बिल्कुल सही है। कंप्यूटर में कंप्यूटिंग प्रोसेसिंग की प्रक्रिया सीपीयू द्वारा संपादित होती है। इस पूरी की पूरी स्लाइड से जो क्वेश्चन बने हैं ना, वो मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से क्वेश्चन बनाए हैं एग्जामिनर ने, ताकि आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो। तो मेरी बात को जरा ध्यान से देखना इधर। पहला, बैकबोन ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है मदरबोर्ड। बोल के बताओ पहला क्वेश्चन, बैकबोन ऑफ कंप्यूटर के नाम से कौन जाना जाता है? मदरबोर्ड। बैकबोन ऑफ कंप्यूटर के नाम से मदरबोर्ड। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर के दिमाग के नाम से सीपीयू। सीपीयू के निर्देशों का जो एग्जीक्यूशन है वो किसमें किया जाता है? एमआईपीएस। एमआईपीएस की फुल फॉर्म क्या है? मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, ये यहां पर दूसरा क्वेश्चन हो गया, ये यहां पर तीसरा क्वेश्चन हो गया। तो टोटल 3 से 4 क्वेश्चन पूरे के पूरे यहां पर बनते हैं। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। कंप्यूटर का दिमाग या कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहेंगे? तो कंप्यूटर का दिमाग या कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहेंगे? सीपीयू का। अगला देखो, रीढ़ की हड्डी या बैकबोन ऑफ कंप्यूटर किसे बोला जाएगा? मदरबोर्ड। क्यों बोला जाएगा? मदरबोर्ड में बताऊंगा। कंप्यूटर के निर्देशों का एग्जीक्यूशन किसमें किया जाएगा? एमआईपीएस। और चौथा है एमआईपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। कितने क्वेश्चन बन गए यहां से? 4। चारों मैंने आपको याद करवा दिए हैं। आगे देखो साहब, सीपीयू की गति, ये इंपॉर्टेंट है सर, यहां से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। सीपीयू की गति, अगर आपसे पूछे कि सीपीयू की गति का मापन किसमें किया जाता है, तो सीपीयू की गति का मापन किया जाता है हर्ट्ज में। बोलो भाई, किसमें किया जाता है? हर्ट्ज में। और गति को परिभाषित कैसे किया जाता है? क्लॉक साइकिल टर्म में। ये ध्यान रखना, क्लॉक साइकिल टर्म में। ये बता दूंगा क्या होता है। तो गति को परिभाषित किया जाता है क्लॉक साइकिल टर्म, सीसीटी बोलते हैं इसे। ठीक है, सीसीटी बोलते हैं। क्या होता है अभी बताऊंगा, पहले इसको देख लेते हैं। सीपीयू की गति का मापन किसमें किया जाता है? हर्ट्ज में। कैसे किया जाता है? अगर आपने कभी साइंस ध्यान से पढ़ी होगी ना, तो फिजिक्स में एक भौतिक राशि होती है जिसका नाम है आवर्ती। ठीक है, आवर्ती। आवर्ती को मेरे दोस्तों बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। बोल के बताना मेरे दोस्तों, क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। ये जो आवर्ती होती है ना दोस्तों, इस आवर्ती का जो प्रतीक होता है वो एन भी होता है, एप भी होता है और न्यू भी होता है। ठीक है ना, और क्या होता है? न्यू भी होता है। और इस आवर्ती का जो मात्रक होता है ना, मात्रक जो यूनिट होता है, वो यूनिट होता है हर्ट्ज। बोलो भी, क्या होता है? हर्ट्ज। ऐसे लिखा जाता है इसको। अब ये आवृत्ति होती क्या है सर? ये आवृत्ति होती क्या है? तो ये मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं आवृत्ति होती क्या है, फिर अपने को ये चीज समझ में आएगी। तो प्रति सेकंड, मन ही मन बोलोगे आप लोग, प्रति सेकंड लगाए गए, प्रति सेकंड क्या किए गए? लगाए गए जो चक्रों की संख्या है, प्रति सेकंड लगाए गए जो चक्रों की जो संख्या है ना दोस्तों, प्रति सेकंड लगाए गए जो चक्रों की संख्या है ना, यही क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। प्रति सेकंड लगाए गए चक्रों की संख्या क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। अब जरा ध्यान से देखना, प्रतीक क्या है? एन, एफ और न्यू, और मात्रक क्या है? हर्ट्ज है। अब यहां पर यह हर्ट्ज लिखा है कि सीपीयू की गति का मापन हर्ट्ज में किया जाता है, अर्थात सर सीपीयू जो भी कार्य करता है ना, वह एक प्रकार की आवृत्ति होती है। अर्थात यह है, देखो अपन ने पहले भी देखा था कि सीपीयू के निर्देशों को एमआईपीएस में किया जाता है, तो प्रति सेकंड में कितने मिलियंस वह इंस्ट्रक्शन को करता है, वही तो एमआईपीएस है। और यही मैंने यहां पर यह बात लिखी कि प्रति सेकंड लगा के चक्रों की संख्या क्या है? आवर्ती, इसका मात्रक क्या है? हर्ट्ज। तो बात ये की है, मतलब एक सेकंड में यह जितने भी कार्य करता है ना, जितने भी कार्य करता है वही एमआईपीएस है। एक सेकंड में जितने कार्य करता है ना, उनका मापन किया जाता है हर्ट्ज में। ये ध्यान रखना, सीपीयू की गति का मापन हर्ट्ज में किया जाता है। और हर्ट्ज किसका मात्रक है? आवर्ती का मात्रक है, मैंने आपको बता दिया है। और सीपीयू की गति को क्लॉक साइकिल टर्म में, क्लॉक होता है ना, क्लॉक, ठीक है ना, पेंडुलम वाली जो क्लॉक होती है ना, क्लॉक, वैसे ही है। इस प्रकार से पेंडुलम जैसे कार्य करता है ना, वैसे ही सीपीयू कार्य करता है कि हाँ अब की बार ये कंप्लीट हो गया, फिर दूसरी बार ये कंप्लीट हो गया, अब की बार ये इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, अब की बार ये इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से है अपना कार्य करता रहता है। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि गति को परिभाषित किया जाता है क्लॉक साइकिल टर्म में। यहां से क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये बना पूरी की पूरी स्लाइड से, दूसरा क्वेश्चन गति को परिभाषित करने वाला ये बना, और तीसरा क्वेश्चन बन गया आवर्ती वाला। तो पूरा का पूरा एक बार रिवीजन मार दो।
सीपीयू की गति का मापन किस इकाई में किया जाता है? हर्ट्ज में। बोलो किस में किया जाता है? हर्ट्ज। यहां भी लिख देता हूं, ये जो हर्ट्ज है ना, हर्ट्ज मुझे बताओ ये किसका मात्रक है? तो मुझे बताओ ये किसका मात्रक है? आवर्ती का मात्रक है। सीपीयू की गति को परिभाषित करने के लिए किस टर्म का प्रयोग किया जाता है? क्लॉक साइकिल टर्म, CCT। प्रति सेकंड लगाए गए चक्रों की संख्या क्या है? आवर्ती। आवर्ती का प्रतीक क्या है? N, F और न्यू। ये फिजिक्स में पढ़ाता हूं पूरी डिटेल। और इसका मात्रक क्या है? हर्ट्ज। तो मेरे हिसाब से इस स्लाइड से अभी आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, ऐसे अपन याद करते हुए चलते हैं ना कोई भी चीज, तो उससे क्या है ना, अपन भूलते नहीं है। ठीक है, तभी तो मैं आपको कहता हूं ना कि क्लास चाहे आप लोग एक दिन में 2 ही क्लास ले लिया करो, 30-30 40-40 मिनट की 2 ही क्लास ले लिया करो आप लोग, लेकिन जब क्लास लो ना तो पूरे के पूरे कंसंट्रेशन से आप बैठा करो, ताकि मैं आपको पूरी की पूरी चीजें याद करवा सकूं। मेरा उद्देश्य आपको केवल और केवल पढ़ाना ही नहीं है, मेरा उद्देश्य है आपको पढ़ाकर उन चीजों को याद करवाना, लर्न करवाना, ताकि जैसे ही आप एग्जामिनेशन सेंटर पर जाओ ना, तब वहां पर पूरी की पूरी मेरी कही हुई बातें आपको रिकॉल हो जाए। बात तो समझ में आ रही है? ठीक है ना, तो इस चीज का ध्यान रखना आप। आगे देखो साहब, आगे क्या है? फैन हाउसिंग। अब 3 टर्म्स हैं, ये तीनों टर्म्स अपने को याद करने हैं। एक तो फैन हाउसिंग है, दूसरा जो है ना ये है अपना फैचिंग, और तीसरा जो है ना ये है रजिस्ट्रार। इनके बारे में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। फैन हाउसिंग क्या होता है? सीपीयू द्वारा जनरेट की गई हीट, हीट का मतलब होता है ऊष्मा, ऊष्मा का मतलब यहां पर है गर्मी, के प्रभाव को कम करने के लिए सीपीयू को ठंडा करने की जो प्रक्रिया है यही कहलाती है फैन हाउसिंग। आपने कंप्यूटर सबने देखा है, तो कंप्यूटर में एक फैन चलता है, तो आपने सोचा होगा कि फैन क्यों चलता है? तो फैन केवल और केवल इसलिए चलता है ताकि कंप्यूटर जो हीट को पैदा कर रहा है ना, ये हीट धीरे धीरे क्या हो जाए? कम हो जाए। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा? पहला क्वेश्चन यही बनेगा, क्या बनेगा कि सीपीयू द्वारा जनरेट की गई हीट के प्रभाव को कम करने की प्रक्रिया निम्न में से क्या कहलाती है? फैन हाउसिंग कहलाती है। ठीक है, फैचिंग क्या होता है? कमांड्स को ले जाने की जो प्रक्रिया है तो होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? फैचिंग कहते हैं। सीपीयू द्वारा कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फैचिंग कहलाती है। और रजिस्टर क्या होता है? यह सीपीयू द्वारा उपयोग किए गए डेटा को तुरंत स्वीकार करती है, स्टोर करती है तथा स्थानांतरित करती है। इस रजिस्ट्रार के बारे में मैं आपको पूरी डिटेल यहां पर नहीं बताऊंगा, ये बताऊंगा आपको मेमोरी वाले टॉपिक में, वहां पर बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। तो मुझे तो ये 2 क्वेश्चन बता दो। बताओ, ये बताओ, देखिए कमांड्स ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? फैचिंग। बताओ, कमांड्स ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? फैचिंग। और सीपीयू जो भी हीट पैदा करता है, सीपीयू द्वारा जो भी हीट पैदा होती है, उस हीट को कम करने के लिए जो टेक्नोलॉजी काम में ली जाती है, जो फैन चलता है, उसी को बोलते हैं फैन हाउसिंग। तो दोनों चीजें अपनी क्लियर हो गई। आगे देखो साहब, सीपीयू के 3 भाग होते हैं। बिल्कुल सही बात है साहब, सीपीयू के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखते हैं अपन। सबसे जो पहला पार्ट है ना, ये होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और इसी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को शॉर्ट में अपन क्या कहते हैं? एएलयू। इसका जो दूसरा पार्ट होता है ना, ये होता है कंट्रोल यूनिट, और इसी कंट्रोल यूनिट को अपन क्या कहते हैं? सीयू। और इसका तीसरा पार्ट होता है मेरे दोस्तों मेमोरी यूनिट, और इसी मेमोरी यूनिट को अपन कहते हैं एमयू। तो मुझे बताओ टोटल कितने पार्ट हैं इसके? 3 पार्ट हैं। पहले देखो, इसमें 2 शब्द हैं, एएलयू में 2 शब्द है। एक तो है अर्थमेटिक, तो अर्थमेटिक का मतलब होता है अंक गणित। बताओ भी इसका मतलब क्या होता है? अंक गणित। और यहां पर जो दूसरा टर्म्स है ना, वो दूसरा टर्म्स है लॉजिक। तो लॉजिक का मतलब होता है तार्किक। लॉजिक का मतलब क्या है? तार्किक, लॉजिकल, रीजनिंग में आता ना लॉजिकल। तो ये 2 चीजों को कंप्लीट करता है, एक को अंकगणितीय गणना को करता है, और एक यहां पर यह करता है तार्किक गणना को करता है। अंकगणितीय गणना में प्लस आ जाता है, माइनस आ जाता है, गुणा आ जाता है और भाग आ जाता है। और तार्किक गणना में ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है ना, बराबर, ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो कहने का मतलब प्लस, माइनस, गुणा, भाग, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल, ये सारे के सारे कंप्लीट करने के लिए निम्न में से सीपीयू के पास कौन है? एएलयू है। बोलो भी कौन है? एएलयू। दोबारा बताओ, एएलयू का मतलब क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो कितनी प्रकार की गणनाएं करता है? 2। एक तो अंकगणितीय गणना और एक तार्किक गणना। ठीक है, तार्किक गणना में यही तो आते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, यही तो आते हैं। और इसमें प्लस, माइनस, गुणा, भाग और इसमें परसेंटेज भी आता है। तो टोटल 5 5 याद कर लेना आप लोग। आगे देखो, कंट्रोल यूनिट।
यह सीपीयू की विभिन्न गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है। यह एएलयू को यह बताता है कि डेटा कहां पर स्टोर करना है। ये इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है ना। यह एएलयू को यह बताता है कि डेटा कहां पर स्टोर करना है। तो एएलयू को कौन यह बताता है कि डेटा को कहां पर डालना है? तो मुझे बताओ आपका आंसर क्या आना चाहिए? कंट्रोल यूनिट। आगे देखो मेमोरी यूनिट। इसमें डेटा स्टोर होता है, कट करने के बाद और पेस्ट करने से पहले डेटा को रखा जाता है, ठीक है साहब। तो डेटा को स्टोर करने के लिए या डेटा को सेव करने के लिए जो सीपीयू का जो एक बच्चा है जिसका क्या नाम है? मेमोरी यूनिट। तो टोटल सीपीयू के कितने पार्ट हो गए? 3 पार्ट। तो क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से कौन सा सीपीयू का एक पार्ट नहीं है? तो 3 के अलावा जो भी है ना तो उसको वहां से आउट कर देना। मुख्य रूप से सीपीयू के पूरा का पूरा जो कंप्यूटर है वो सीपीयू ही तो होता है, लेकिन मुख्य रूप से सीपीयू के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। एक तो एएलयू, एक सीयू और एक एमयू। अंक गणित, ये पहला देखो, अब साथ साथ बोलो इसको। पहले नंबर पर क्या है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट यानी एएलयू। कितनी प्रकार की गणनाएं करता है? 2 प्रकार की, एक तो अंकगणितीय गणना और एक तार्किक गणना, ठीक है साहब। दूसरा कौन सा है? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट सभी को क्या करता है? नियंत्रण करता है। और तीसरा क्या है? मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यूनिट यहां पर सभी चीजों को क्या करता है? सेव कर देता है। तो मेरे हिसाब से अब तुम्हारे यहां कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आगे देखो, मदरबोर्ड, ये इंपॉर्टेंट है सर। मदरबोर्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मदरबोर्ड, इसे बैकबोन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। बैकबोन और कंप्यूटर को मतलब अपन लिख सकते हैं कि जो कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर, तो कंप्यूटर की जो रीड होती है ना, रीड मैन, वही होता है मदरबोर्ड। यह फाइबर ग्लास का बना होता है। इस ग्लास पर छोटे छोटे सर्किट होते हैं और इन सर्किटों को पीसीबी कहते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ये आया हुआ है कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड किस पर पाया जाता है? तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड किस पर पाया जाता है? तो ऑप्शन था सीपीयू, ऐसे 4 ऑप्शन थे। तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है ना मेरे दोस्तों, मुझे बताओ किस पर पाया जाता है? मदरबोर्ड पर पाया जाता है। इसलिए मदरबोर्ड को, इसी कारण मदरबोर्ड को सिस्टम बोर्ड या पीसीपी बोर्ड, लॉजिक बोर्ड या मैन बोर्ड भी कहते हैं। ये सारे के सारे आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। ये सारे के सारे आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। तो मुझे बताओ, सिस्टम बोर्ड, पीसीबी, पीसी का मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, लॉजिक बोर्ड और मैन बोर्ड, 4 नाम याद कर लो आप लोग। ये चारों के नाम से कौन जाना जाता है? मदरबोर्ड। देखो यार, इधर ध्यान देना आप लोग, सीपीयू के भी वैसे 4 ही नाम है। सीपीयू को भी बोला जाता है कंप्यूटर का दिमाग। बोल के बताना, देखे एक बार, कंप्यूटर का दिमाग। तो दिमाग को अपन बोल सकते हैं ब्रेन। तो कंप्यूटर का दिमाग या कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं? सीपीयू को। एक चीज का और ध्यान रखना, जो प्रोसेसर होता है ना, प्रोसेसर, वो प्रोसेसर भी एक प्रकार का क्या है? सीपीयू ही है, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी किसे बोला जाएगा? मदरबोर्ड को। तो मदरबोर्ड के देखा जाए तो टोटल 5 नाम है। पहला तो एक तो ये है बैकबोन, और 4 ये रहे। तो मुझे बताओ पहला कौन सा है? बैकबोन ऑफ कंप्यूटर। दूसरा कौन सा है? सिस्टम बोर्ड। तीसरा कौन सा? पीसीबी। चौथा कौन सा? लॉजिक बोर्ड। और पांचवा कौन सा? मैन बोर्ड। तो मैन बोर्ड, लॉजिक बोर्ड, पीसीबी, सिस्टम बोर्ड, इन सब के नाम से केवल और केवल मेरे दोस्त कौन जाना जाता है? मदरबोर्ड। याद हो गया कि नहीं हो गया? मदरबोर्ड किसका बना होता है? फाइबर ग्लास का। अभी बताऊंगा मैं, ठीक है। सॉकेट लगे रहते हैं जिन पर अलग अलग चीजें लगती हैं, कैसे लगती है बताऊंगा। कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट मदरबोर्ड से जुड़े रहते हैं, ये ध्यान रखना। कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट, चाहे आप पेन ड्राइव डालोगे तो उसमें पेन ड्राइव का एक स्लॉट होगा। अगर आप लोग अपना मॉनिटर जोड़ोगे तो मॉनिटर जोड़ने का एक स्लॉट होगा। तो कंप्यूटर के जो सभी कंपोनेंट होते हैं ना, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, वो केवल और केवल किससे जुड़े होते हैं? मदरबोर्ड से ही जुड़े होते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है। कंप्यूटर के सभी उपकरण निम्न में से किससे जुड़े रहते हैं? मदरबोर्ड। इंपोर्टेंट लगाओ इसको सीट में, जो मैंने आपको दी है ना उसमें इंपोर्टेंट लगाओ। अतः इसे मैन बोर्ड भी कहते हैं। बोलो भाई, इसे क्या कहते हैं? मैन बोर्ड। कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर लगा हुआ एक्सपेंशन लोड का मुख्य कार्य कोई भी इंटरनल कार्ड होता है, कार्ड ऐड करना, ठीक है ना, ऐड करना होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो एक्सपेंशन जो होते हैं ना, एक्सपेंशन मतलब एक तो उसमें कुछ जगह खाली होती है, वो जगह भविष्य के लिए खाली होती है। तो कोई भी एक्सटर्नल कार्ड अपने को डालना होता है ना, तो एक्सपेंशन स्लॉटों को अपन यूज में ले लेते हैं। इसके कहने का मतलब ये है। तो ये सारा का सारा सिस्टम किसका अपन ने याद कर लिया है? मदरबोर्ड का। तो बैकबोन ऑफ कंप्यूटर के नाम से मदरबोर्ड को जाना जाता है, और कंप्यूटर का दिमाग, कंप्यूटर का ब्रेन और कंप्यूटर का प्रोसेसर के नाम से सीपीयू को जाना जाता है। गलत मत कर देना।
ठीक है ना। अब देखो ये है आपका मदरबोर्ड, ऐसे होता है एक मदरबोर्ड जिसमें अलग अलग स्लॉट होते हैं। ये देखो जैसे सीपीयू का ये सॉकेट है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। ये देखो पावर कनेक्टर है, यहाँ पर बिजली कनेक्ट होती है, यहाँ पर डीआर ये मेमोरी लगती है, यहाँ पर ये कोई हार्ड ड्राइव लगती है, यहाँ पर ये रोम लगती है यहाँ पर, ठीक है ना। ये यहाँ पर एजीपी स्लॉट है। तो मतलब ये एक प्रकार का जो पूरी की पूरी प्लेट होती है ना, पूरी की पूरी प्लेट, ये पूरी की पूरी प्लेट ही मदरबोर्ड कहलाती है। तो यही तो वहां पर लिखा है अपन ने कि मदरबोर्ड में कई प्रकार के स्लॉट होते हैं और उन स्लॉटों में है ना अलग अलग चीजें डलती हैं। जैसे मान लो ये सीपीयू लगने का स्लॉट है, ये रैम है, ये रोम है, ये फलाना ये दिखाना पूरा का पूरा। तो इस पूरी की पूरी प्लेट को क्या बोला जाता है? इस पूरी की पूरी प्लेट को मदरबोर्ड बोला जाता है। तो मेरे हिसाब से अब मदरबोर्ड में आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। SMPS, अब कुछ बातें हैं जो सीपीयू से संबंधित होती हैं जिनकी फुल फॉर्म ज्यादा पूछता है। SMPS स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, इनकी सबसे ज्यादा फुल फॉर्म ही पूछता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कीबोर्ड माउस प्रिंटर मदरबोर्ड, ठीक है ना, कीबोर्ड माउस प्रिंटर और मदरबोर्ड आदि को आवश्यकता अनुसार विद्युत की सप्लाई करता है। तो एक तो अपना हो गया SMPS, एक अपना हो गया UPS, एक अपना हो गया CMOS और एक अपना हो गया BIOS। इन चारों में अंतर क्या है? एक एक दो दो चीजें अपन, मैन तो इनकी फुल फॉर्म ही पूछता है लेकिन फिर भी अपन इनके बारे में एक एक दो दो चीजें अपन चेक करेंगे। सबसे पहला क्या है? SMPS स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ये क्या करता है? जैसे अपन कंप्यूटर में सीपीयू का जो पावर बटन होता है ना उसको ऑन करते हैं, तो ऑन करते ही एक बार सारे के सारे उपकरणों में लाइट आकर वापस चली जाती है, ठीक है ना। जैसे कीबोर्ड है उसमें भी लाइट आकर वापस चली जाएगी, माउस है उसमें भी जाएगी, स्पीकर है उसमें भी जाएगी, प्रिंटर है उसमें भी जाएगी। तो वो ये चेक करता है कि सारे के सारे जो उपकरण लगे हुए हैं ये अच्छे तरीके से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये जो अच्छे तरीके से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस बात को केवल और केवल कौन बताता है? SMPS। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है मुझे बताओ? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। तो यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कीबोर्ड माउस प्रिंटर मदरबोर्ड आदि को आवश्यकता अनुसार विद्युत की सप्लाई करता है। ठीक है साहब। UPS, इसके बारे में खूब बार एग्जाम पूछता है, इसकी फुल फॉर्म इंपोर्टेंट है। अनइंटरप्रेटेड पावर सप्लाई, अनइंटरप्रेटेड पावर सप्लाई। यह भी एक विद्युत उपकरण है जो बिजली आपूर्ति बंद होने के बाद, ये इंपॉर्टेंट है, बस यही परिभाषा पूछेगा, बिजली आपूर्ति बंद होने के बाद कुछ समय के लिए विद्युत को बनाए रखता है। जैसे मान लो मैं मेरे कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम बना रहा हूं, अचानक से लाइट चलेगी, तो अगर मैं प्रोग्राम बना रहा हूं 4 घंटे से, तो मुझे बताओ तो पूरा का पूरा मेरा नुकसान हो गया। तो यूपीएस क्या करेगा? उसको बैकअप के अनुसार, अपनी बैटरी बैकअप के अनुसार 10-5 मिनट या 20 मिनट है ना उस कंप्यूटर को शुरू रखता है। तो उस कंप्यूटर को शुरू रखने के लिए या बिजली को बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? यूपीएस की। सब जानते हो आप लोग यूपीएस के बारे में। तीसरा है CMOS, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। यह सेमीकंडक्टर का बना होता है एक उपकरण जो करता क्या है, ध्यान से देखना। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, यह करंट, डेट व टाइम की सूचना एवं कंप्यूटर के बूट सीक्वेंस को बनाए रखता है। बस यही ध्यान रखना आप तो कि डेट और टाइम, डेट और टाइम, डेट और टाइम, डेट और टाइम को जो बनाए रखता है ना, जैसे आप लोग डेट फिक्स कर दी तो आगे से आगे डेट जैसे वॉच में बदलती है वैसे ही उसमें बदलती है कि नहीं रहती। तो जो डेट बदलती रहती है ना उसको कौन बदलता है? CMOS, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। एक होता है BIOS, BIOS का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इनकी फुल फॉर्म इंपोर्टेंट है। यह एक प्रकार की चिप होती है जिसमें विभिन्न प्रकार के पोर्ट एक्सटेंशन स्लॉट बने होते हैं। तो ये भी फुल फॉर्म याद रखनी। तो मुझे बताओ पहली फुल फॉर्म क्या है? SMPS की देखिए बोल के बताओ सारे बच्चे, बोलो क्या है? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। दूसरी क्या है? UPS, अनइंटरप्रेटेड पावर सप्लाई। तीसरा क्या है? CMOS, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। और चौथा क्या है? BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। चलते हैं आगे। माइक्रोप्रोसेसर, ये ध्यान रखना भाई, माइक्रोप्रोसेसर होता क्या है? इसका आविष्कार टेड होप ने किया था। माइक्रोप्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था? टेड होप ने किया था। ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में आया था कि माइक्रोप्रोसेसर का आविष्कार निम्न में से करने वाले कौन है? तो बताओ कौन है? टेड होप है। यह वह युक्ति सीपीयू में लगती है। यह अर्धचालकों की बनी होती है। दो अर्धचालक
होते हैं मुख्य रूप से, एक तो जर्मेनियम, ठीक है ना, और एक सिलिकन, ठीक है, एक तो जर्मेनियम और एक सिलिकन, ये ध्यान रखना, जर्मेनियम और एक सिलिकन। इस पृथ्वी पर, अच्छा ये इधर सिलिकन है, इस पृथ्वी पर जो सिलिकन होता है ना, सिलिकन, ये सिलिकन 27% होता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक जो अर्धचालक होता है, सर्वाधिक मात्रा में जो अर्धचालक होता है ना, अर्धचालक, वो निम्न में से कौन सा है? तो वो कौन सा है? सिलिकन है। तो कहने का मतलब माइक्रो प्रोसेसर आपको मालूम है, कंप्यूटर की चिप, मेमोरी कार्ड वगैरह, ये सब किसके बनते हैं? ये सब किसके बनते हैं मुझे बताओ? ये सब बनते हैं सिलिकन के और जर्मेनियम के। विश्व का प्रथम माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 1971 में बनाया गया था। इंटेल 4004 4 बिट का प्रोसेसर था। इसका मुख्यालय जो है ना, वो कहां पर है? कैलिफोर्निया, अमेरिका। इंटेल कंपनी है जिसने अपना एक माइक्रो प्रोसेसर बनाया था, और उन माइक्रो प्रोसेसर का नाम रखा था इंटेल 4004, और यह इंटेल 4004 विश्व का प्रथम माइक्रो प्रोसेसर है। तो अगर क्वेश्चन पूछ ले कि इंटेल 4004 माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी का मुख्यालय कहां पर है, तो आप लोग कहां पर बताओगे? कैलिफोर्निया, अमेरिका। ये तो होगी विश्व की। और भारत का प्रथम माइक्रो प्रोसेसर है शक्ति, ठीक है ना, ये मद्रास आईटीआई, ठीक है ना, मद्रास आईटीआई वालों ने बनाया था। यह है मद्रास आईआईटी वालों ने बनाया था, सॉरी आईटीआई नहीं है, ये आईआईटी वालों ने बनाया था, जो 2018 में बनाया गया। माइक्रो प्रोसेसर चतुर्थ पीढ़ी की देन है। ये इंपॉर्टेंट है सर। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी की देन है? चतुर्थ पीढ़ी की देन है। तो चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य आविष्कारक की कौन था? माइक्रो प्रोसेसर था। इसी कारण चतुर्थ पीढ़ी को क्रांतिकारी परिवर्तन की पीढ़ी भी कहते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो माइक्रो प्रोसेसर की सारी डिटेल है ना, ये सारी की सारी डिटेल इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी डिटेल इंपॉर्टेंट है। कैसे सर? दोबारा बताओ। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया? टेड होप। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया? टेड होप। किसमें लगी होती है? सीपीयू में। बोलो किसमें लगी होती है? सीपीयू में। किस किस का बना होता है? सिलिकॉन और जर्मेनियम। क्वेश्चन पूछेगा माइक्रो प्रोसेसर बना होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम, लोहा और पित्तल, ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा बढ़िया बढ़िया बना के आपसे गलत करवाने के लिए। तो बताओ किस किस का बना होता है? सिलिकॉन और जर्मेनियम। विश्व का प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? इंटेल 4004। इंटेल 4004 कितने बिट का होता है? 4 बिट का। और भारत का प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? शक्ति, ठीक है ना, जिसको मद्रास आईआईटी वालों ने 2018 में बनाया था। ठीक है, तो 2 माइक्रो प्रोसेसर आपको याद रखने हैं। मैं दोबारा से बता देता हूं। अगर विश्व की बात करें तो मुझे बताओ आपको करना है इंटेल 4004, और अगर भारत की बात करें तो मुझे बताओ आपको करना है शक्ति। तो भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? शक्ति था। और विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? इंटेल 4004। याद हो गया क्या? यहां तक चलते हैं आगे की ओर। याद होना चाहिए आपके सारी की सारी चीजें। आगे देखो साहब, माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली प्रमुख 2 कंपनियां हैं। माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली प्रमुख कितनी कंपनियां हैं? 2 कंपनियां हैं। एक तो कंपनी का नाम है इंटेल, और एक कंपनी का नाम है एएमडी, एडवांस माइक्रो डिवाइस। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था सर, इतनी डिटेल भी पूछी गई थी क्या? बिल्कुल साहब। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि इंटेल कंपनी का माइक्रो प्रोसेसर निम्न में से कौन नहीं है, तो वहां पर अपने को ये दिक्कत करेगा। तो इंटेल कंपनी के जो माइक्रो प्रोसेसर है ना, ये 4 या 5 एक याद करने हैं आपको जो इंपोर्टेंट। तो ड्यूल कोर, एक कोर P4, ठीक है ना, एक पेंटियम फर्स्ट, पेंटियम सेकंड, पेंटियम थर्ड, एक कोर i3, i5 और i7 वर्तमान में यही चल रहे हैं, और एक सोलेरोन। ये सारे के सारे है ना, ये सारे के सारे मेरे दोस्तों किसके हैं? इंटेल के हैं। तो बताओ, देखिए इंटेल के कौन कौन से माइक्रो प्रोसेसर हैं? ड्यूल कोर है। इन कोर के कोर ड्यू 2 भी होता है, कोर ड्यू 2 और कोर P4। पेंटियम भी होता है, कोर i3, i5, i7 भी होता है, सोलेरोन भी होता है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। ड्यूल कोर, कोर P4, पेंटियम, सोलेरन और कोर वाला सिस्टम। AMD के 3 याद कर लेना आप लोग, एक तो K5, एक K7 और एक एथेनोल, लोन, ठीक है ना, एथेलोन है ये, एथेनोल नहीं है। एथेनोल तो एक प्रकार की शराब होती है, और एथेलोन है ना, यह एक प्रकार का माइक्रो प्रोसेसर है। चलो याद करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली प्रमुख कितनी कंपनियां हैं? 2, एक तो इंटेल और एक AMD। दोबारा बताओ, एक तो इंटेल, दोबारा बताओ, एक तो इंटेल और दूसरी AMD। इंटेल के कितने हैं? 5। बताओ पहला कौन सा? ड्यूल कोर। बोलो पहला कौन सा? ड्यूल कोर। दूसरा कौन सा? कोर P4। तीसरा कौन सा?
पेंटियम, फिर कौन सा कोर i3, कोर i5, कोर i7 और सोलेरॉन। और AMD वाला कौन सा है K5, K7 और एथेलॉन, एथेनॉल मत कर देना, एथेलॉन, ठीक है। आगे देखो, अब कुछ चीजें हैं जो मैंने पहले भी आपको इनको याद करवाया है एनसीईआरटी फैक्ट के तौर पर, ठीक है ना। पहले वाले टॉपिक में भी याद करता, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर है CDC 6600 या क्रेफस्ट। CDC 6600 तब पूछना है जब वो असफलता की बात करिए, असफल हो गया था। और क्रेफस्ट है ना बाल को, यह पूरे तरीके से क्रेफस्ट ने सफलता प्राप्त की थी, तो सफल पूछे तो क्रेफस्ट, असफल पूछे तो CDC 6600, कुछ भी नहीं पूछे तो फिर दोनों में से एक ही ऑप्शन में देगा। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000, ठीक है ना। और परम 8000 को किसने बनाया था, कल मैंने आपको पूरी की पूरी डिटेल बताई थी, डॉक्टर विजय भटकर। और डॉक्टर विजय भटकर को ही बोला जाता है क्या, भारत में सुपर कंप्यूटिंग के जनक। भारत का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का क्या नाम है, सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ को बनाने वाली कंपनी थी इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जबकि परम 8000 को बनाने वाली कंपनी थी सीडेक। फिर विश्व का प्रथम माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004, बिल्कुल यह अमेरिका की कंपनी है। तो प्रथम माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाला देश कौन सा है, अमेरिका। और अमेरिका में इंटेल का जो ऑफिस है ना बाल को मैंने याद कराया है, बताओ ऑफिस कहां पर पड़ता है, तो अमेरिका में इसका ऑफिस कहां पर पड़ता है, कैलिफोर्निया। भारत का प्रथम माइक्रो प्रोसेसर तो शक्ति 2008, तो किन्होंने बनाया था, यह मद्रास, ठीक है ना, मद्रास IIT वाले बच्चों ने बनाया था, वहां के इंजीनियर ने बनाया था। प्रथम संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिक, कल इसकी डिटेल बताई थी। और प्रथम व्यवसायिक कंप्यूटर की बात करें तो मुझे क्या बात बताओ, क्या बात करोगे आप लोग, यूनिवेक। बोलो भी क्या बात करोगे, क्या याद करोगे आप लोग, यूनिवेक। तो यहां तक याद हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो छोटा सा टॉपिक था आज कंप्यूटर की कार्य प्रणाली। और कंप्यूटर की कार्य प्रणाली में अपन ने मुख्य रूप से CPU को पढ़ा था प्लस माइक्रो प्रोसेसर को पढ़ा था। छोटे छोटे टॉपिक ही मैं तैयार कर रहा हूं ताकि आपके आगे जाकर मतलब एक बड़ा टॉपिक तैयार करने से बढ़िया है कि टॉपिकों को डिवाइड करें अपन, तैयार करें, ताकि अपन सेल्फ मोटिवेट हो सके, ठीक है भाई। तो बाकी का अध्ययन करेंगे अपन कल। कल चौथा टॉपिक शुरू करूंगा, ध्यान रखना। मैं पहले आपको बता देता हूं कि आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग PDF प्रिंट आउट निकाल कर अपने सामने रखकर पढ़े, उससे पढ़ने में आपको अच्छी एनर्जी फील होगी, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है बच्चों। मिलते हैं कल।